Hello student, good evening. I am your English teacher Neeraj Gupta and this is my first video I am going to create for you. Today we are going to learn about basic of English grammar. जैसे कि मेरी टॉपिक ही है आज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और आप लोग इंग्लिश ग्रामर का मतलब बखूबी जानते होंगे एंड बेसिक्स का भी मतलब जानते होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सी ग्रामर पढ़े होंगे, बहुत से लोगों के ग्रामर पढ़े होंगे, बट कहीं ना कहीं आपके डाउट्स रह गए होंगे। सो इस डाउट्स को हम लोग एक बार फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे और मेरी ये जो टॉपिक रहेगी, मैं 10 दिनों के अंदर कोशिश होगी कि आप सभी को मैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक पोर्शन से आपको रूबरू करा सकूं और जैसे जैसे जितनी सिंपल वे में आपको मैं बता सकूं मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इंग्लिश दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है लैंग्वेज। बेसिकली आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते ही होंगे, जो आप अभी तक पढ़ते चले आए हुए हैं क्लास में, जिनका आप रेगुलर यूज करेंगे तब जब आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर आप क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमए हो गया, बीए हो गया या फिर पीएचडी वगैरह करते हो आप तब। एंड मोस्ट जो हम लोग की कॉमन थिंग्स है, जैसे कि जो लैंग्वेज है, ग्रामर का पोर्शन, इसको आप लोग आज नहीं, आज से आने वाले काफ़ी समय तक यूज करने वाले हो। और मुझे भी पता है कि आप लोग में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अपने बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो होंगे, ये जो टॉपिक्स होंगी वो आप सबके लिए एक बेनिफिशियल टॉपिक होगी। सो आज का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, और मैं आज एकेडमिक नहीं लेकर मैं ग्रामर का पोर्शन लेके चलने वाला हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रामर जो है हमारा वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाषा, ठीक है, भाषा को बोलना और उसको कैसे शुद्ध ढंग से प्रस्तुत करना, यही को हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो पहले अगर हम लोग ग्रामर के बारे में बात करें तो व्हाट इज़ ग्रामर, ठीक है। बहुत से टीचर्स ने आपको बहुत से नए नए और बहुत से तरीके तरीके के डिफिनेशंस बताए होंगे, उनमें से एक मैं भी डिफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रामर है वो आया कहाँ से। शायद आप लोग को ये सवाल का जवाब पहले भी पता रहा होगा, बट मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ग्रामर जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम है ग्रामर। जिसका नाम क्या है? ग्रामर, ठीक है। और अगर मैं डिफिनेशंस की बात करूं, ग्रामर की डिफिनेशन की बात करूं, तो ग्रामर की डिफिनेशन क्या कहती है? ग्रामर की डिफिनेशन कहती है ग्रामर इज़ अ वर्ड इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। मतलब ग्रामर यानी जो हमारा व्याकरण है वो क्या है? कुछ नियमों का समूह है जो कि क्या करता है? लैंग्वेज, भाषा पे अपना राज्य करता है। इसका मतलब कि ये जो हमारी भाषा है वो कुल मिला के इसी ग्रामर पे डिपेंडेड होती है, इसी व्याकरण पे डिपेंडेड होती है, ठीक। और दूसरे शब्दों में हम कहें, जो कि आप लोग अभी स्कूली यानी जो एकेडमिक में आप लोग पढ़ते चले आए हो, वो क्या है? इंग्लिश ग्रामर इज़ एन आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। तो दूसरे लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम लोग, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? रीड, पढ़ना, राइट, लिखना और स्पीक, बोलना, सही ढंग से इंग्लिश को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों, आई होप। बट मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हम लोग एक ग्रामर का पोर्शन लेके चलने वाले हैं और ग्रामर में सबसे पहले मैं आप लोग को लैंग्वेज समझा रहा हूँ, जिसमें कि व्हाट इज़ ग्रामर। मैंने ग्रामर की एक छोटी सी डिफिनेशन आप लोग को बताई, दैट ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज, ठीक है। ग्रामर एक ऐसा रूल होता है, कि ऐसा नियम होता है, सेट्स होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अच्छे ढंग से, बखूबी ढंग से समझते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर। आगे हम लोग बढ़ें, अगर क्वेश्चन पे हम ध्यान दें कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर, ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर के जो फादर हैं वो कौन है? तो इंग्लिश ग्रामर के फादर जो है वो है लेंडले मुर्रे, ठीक है। कौन है? लेंडले मुर्रे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछे जाते, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको प्लीज़ याद करके रखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता है कि ग्रामर है,
ग्रामर में हमने लैंग्वेज की बात की। तो लैंग्वेज बना कैसे, लैंग्वेज आया कैसे, लैंग्वेज के बारे में हम, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे लिख दिया गया भाई। जैसे अगर हम बात करें एक छोटे से बच्चे के बारे में, तो एक छोटा सा बच्चा सबसे पहले पहले भी बोलना सीखता नहीं है, उसके लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। तो लैंग्वेज का भी ऐसे ही जन्म हुआ, ठीक है। और लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेज कैसे स्टार्ट होता है। आपको भी मालूम है कि वो वर्डों से होते हैं, शब्दों से होते हैं, ठीक है। किसी भी इंग्लिश की बात करें, हम किसी भी इंग्लिश की टॉपिक के बारे में बात करें, किसी भी बुक्स के बारे में बात करें, तो आपने उनकी टॉपिक्स में देखा होगा कि वहाँ पे वर्ड लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये शब्द और ये सेंटेंस ये कैसे बने, कैसे इनका निर्माण हुआ, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लैंग्वेज की जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है। लैंग्वेज जो है वो हमारे साउंड से बना हुआ है। अब आप सोचोगे सर ये साउंड्स क्या होते हैं, तो बेटा साउंड्स वो होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने वाक्यों को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें जो अपनी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी इंग्लिश ए टू जेड पे डिपेंडेंट है। हमारे जो इंग्लिश है वो ए टू जेड पे डिपेंडेंट है। तो वो ए टू जेड जो भी हैं, कैसे उनका निर्माण हुआ, वो कैसे आए, कैसे कैसे हम उन शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं, उन वाक्यों से कैसे हम बड़े बड़े इंग्लिश की मीनिंग्स बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेटर, ठीक है। लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज़ कॉल्ड वोकल साउंड, ठीक। जैसे कि आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपने कंठ से बोलता है, वोकल कॉर्ड से बोलता है, ठीक है। तो जो शब्द वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं, जो शब्द वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स, यानी वोकल साउंड कहलाते हैं, ठीक है। द साउंड दैट later that pronounced with the help of vocal cord it is called vocal sound, ठीक है। जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं उसको हम लोग वोकल साउंड कहते हैं, ठीक। और ये करीब 20 प्रकार के होते हैं, लगभग ये 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अभी आप सोचोगे सर अगर वो वॉवेल 20 प्रकार के होते हैं लेकिन हम लोगों ने तो 5 पढ़ा है, ठीक है। उसको भी मैं अभी बताऊंगा कि वो 5 क्यों होते हैं और 20 क्यों कहला रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप। और प्लीज़ अगर आप लोग पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम आए हुए हो, तो फर्स्ट टाइम के लिए आप इस बातों को नोट करते जाओ ताकि आपके फ्यूचर में ये आपको मदद दे सके, ठीक है। आगे की हम लोग टॉपिक देखते हैं। हमारी जो नई टॉपिक है वो क्या है, कह रहा है कि द लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, टीथ, इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट। भाई हमें तो यही बताया गया है कि हमारे जो वॉवेल्स, जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि किसे हम वॉवेल कहेंगे और किसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो वॉवेल क्या होते हैं कि जो लेटर्स हम वोकल कॉर्ड से बोलते हैं उनको हम लोग वॉवेल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्टली मम्मी पापा ये सब कहना नहीं सीखता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो वो जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसे हम लोगों ने किससे डिफाइन किया था, वोकल से, यानी वोकल साउंड से, ठीक है। नाउ अब जो मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ, जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने माँ बाप के, अपने आसपास के लोगों के जो उसका एटमॉस्फेयर है उनकी बातों को सुनेगा, ठीक है। तब वो धीरे धीरे मम्मी पापा बाबा ये सब हरे वर्ड बोलना सीखता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों से लिए गए शब्द होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, दूसरों से सीखे गए शब्द होते हैं। क्या होते हैं, दूसरों से सीखे गए शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द जिनको हम अपने लिप्स, ठीक है, लिप्स, टंग, टीथ, इनकी मदद से बोलते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, वो सारे शब्द हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। भाई आपके टीचर ने तो आपको सिर्फ 21 पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर ने आपको 21 बताया गया होगा कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वॉवेल को छोड़कर, और जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। बट मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 24 होते हैं। तो आप तो बड़े डाउट में हो गए कि सर आपने वॉवेल को 20 बता दिया और कॉन्सोनेंट को 24 बता दिया।
तो सर आपके हिसाब से तो पूरे अल्फ़ाबेट्स जो होंगे हमारे वो कितने हो जाने चाहिए, 44 हो जाने चाहिए। बट नहीं सर, अल्फ़ाबेट्स तो हमारे सिर्फ 26 होते हैं। यस, वो अल्फ़ाबेट सिर्फ 26 ही होते हैं, और उसके पीछे का एक रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो साउंड्स होते हैं, साउंड्स आर सिम्बॉलिक सो दे कैन नॉट बी रिटन। जो हमारे साउंड्स होते हैं वो चाहे वॉवेल हों चाहे कॉन्सोनेंट हों, ये कैसे होते हैं, सिम्बॉलिक होते हैं, यानी ये सांकेतिक रूप से लिखे जाते हैं, इसलिए इनको हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ही किसका निर्माण हुआ, लेटर्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, लेटर्स, वाक्यों का निर्माण, सॉरी शब्दों का निर्माण हुआ, अक्षरों का निर्माण हुआ, अक्षरों का निर्माण हुआ, लेटर्स यानी अक्षरों का निर्माण हुआ। और वो अक्षर कितने प्रकार के बनाए गए, 2 प्रकार के। कौन कौन से, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। जिसे कि आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, पढ़ते हो ना कि हाँ सर वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 21, है ना। इट्स अमेजिंग कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर आपने तो 24 कॉन्सोनेंट बताया था, अभी आप कह रहे हो 21 है। तो उसके पीछे का मैंने रीज़न बताया ना, क्योंकि जो हमारे साउंड्स होते हैं वो सिम्बॉलिक होते हैं, उनको लिखा नहीं जा सकता, उनको लिखने के लिए ही लेटर्स का निर्माण किया गया। अब आपको ये मालूम है कि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, है ना। और आर्टिकल कौन कौन से, ए एंड एन, ए एंड एन। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये बताना, ये मतलब आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग ए और एन का कब यूज करते हो। ठीक है, ए एंड एन का कब यूज करते हो, उस आप ये ज़रूर कमेंट में आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। जो पहली बार देख रहा होगा वीडियो वो भी शेयर करेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ए और एन का यूज कैसे करेंगे विद वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के साथ में। ठीक है, तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपको आपकी क्लासेस में बताया गया होगा कि बेटा जो वॉवेल्स होते हैं उनके साथ में हम एन का यूज करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ में हम ए का यूज करते हैं, है ना। यही तो बताया गया होगा। उसके पीछे का रीज़न का भी बताया गया है क्या, नहीं। तो आज मैं आपको वो रीज़न बताने वाला हूँ। ठीक है, वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि जैसे आपको पता है कि साउंड क्या होती है, साउंड में हमारी फ्रिक्वेंसी होती है ना। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ऑब्वियसली। तो मैं बता रहा हूँ कि जो साउंड्स होती है, आवाज़ जो होती है उसमें फ्रिक्वेंसी होती है। और आपको ये भी मालूम है कि जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो चीज़ें टूट जाती हैं, है ना। सिंपल सा तरीका समझिएगा कि जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। सेम ऐसे ही हमारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के साथ में है। अब ए ई आई ओ यू, अगर हम इनके साथ में मतलब ए के साथ में अगर हम ए लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा फ्रिक्वेंसी है, वॉल्यूम ऑफ साउंड है, वो हाई हो जाएगी ना। इसी के लिए यहाँ पे ए का यूज नहीं करके एन का यूज किया है, और ऐसे ही हम लोगों ने कॉन्सोनेंट में एन का यूज किया है ताकि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसी मैच ना करे। इज इट क्लियर। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ठीक, ऑन यूट्यूब। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब से रेगुलरली एक वीडियोस ग्रामर की आपके पास आती रहेंगी। और अभी जब से मैं स्टार्ट करूँगा तो विद इन 10 डेज़ आपको मैं बेसिक्स समझाऊँगा, और आपकी जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।